हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ठीक एवं सेहतमंद होंगे। प्रतिदिन की तरह आज भी आप लोगों का क्लास अनु वर्मा के साथ होगा और इस क्लास में हम लोग वैसे क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सभी प्रश्न न सिर्फ डीएलएड के एग्ज़ाम में पूछा गया है बल्कि कई एग्ज़ामों में पूछा गया प्रश्न है। जैसे ही आप इन प्रश्नों को देखेंगे ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे क्लास का हर अपडेट सबसे पहले आप तक सही समय पर पहुंच पाए। तो देखिए यहाँ पे हमारे क्लास का फर्स्ट प्रश्न है, बिहार में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है। और इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया है समस्तीपुर में, मोतिहारी में, मुजफ्फरपुर में और नालंदा में। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में। बिहार में कृषि विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में स्थापित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न यह है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। इसका ऑप्शन ये यहाँ पे काल्पनिक सीधा, वास्तविक उल्टा, काल्पनिक और काल्पनिक उल्टा। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काल्पनिक उल्टा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक एवं उल्टा होता है। ये प्रश्न VVI प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, आप लोग अच्छे तरीके से इसे याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा। इसका ऑप्शन दिया है 4 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा और आधा हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग आधा हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, जापान की संसद को किस रूप में जाना जाता है। इसका ऑप्शन दिया है युआन, डेल, डाइट और टोक्यो। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डाइट। जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। ये भी प्रश्न मोस्ट VVI प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, जैमिनी राय किसके रूप में प्रसिद्ध थे। हमें बताना है कि जैमिनी जो राय थे वो किसके रूप में प्रसिद्ध थे। इसका ऑप्शन दिया है यहाँ पे पेंटर, जादूगर, व्यंग्य चित्रकार और नर्तक। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेंटर। जैमिनी राय पेंटर के रूप में प्रसिद्ध थे। आप लोग इस प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखिएगा क्योंकि ये भी मोस्ट VVI प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, गढ़वाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में शकदंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है, इसकी प्राप्ति हुई। इसका ऑप्शन दिया है मुंगेर में, मनेर में, गया में और पटना में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंगेर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा क्या है। इसका ऑप्शन दिया है स्थितिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। घड़ी की चाबी में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। हमें बताना है कि मायोग्लोबिन में आखिर कौन सी धातु होती है। इसका ऑप्शन दिया है लोहा, चांदी और सोना। इसका सही जो आंसर होता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोहा। मायोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है,
नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्य श्रेणी को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन दिया है अस्फीति, मुद्रास्फीति जनित मंदी और मुद्रास्फीति प्रत्ययस्फीति। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रत्ययस्फीति। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला कौन है? इसका ऑप्शन दिया है समीना बेग, राहा मोहरक, बछेंद्री पाल और अरुणिमा सिन्हा। इसका सही जो आंसर होगा अरुणिमा सिन्हा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरुणिमा सिन्हा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला अरुणिमा सिन्हा है। ये प्रश्न मोस्ट VVI प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, भोर का तारा किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन दिया है शुक्र, मंगल, बृहस्पति और बुध। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शुक्र। भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। आप जब सुबह उठते होंगे तो मॉर्निंग में 4-5 बजे के आसपास चंद्रमा के पास एक तेज रोशनी वाला तारा दिखाई देता है, उसी को शुक्र कहते हैं। और ये प्रश्न मोस्ट VVI प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, तारे का रंग सूचक होता है। इसका ऑप्शन दिया है घनत्व, द्रव, ताप और भार। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताप। ताप तारे का रंग सूचक होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन दिया है सोमेश्वर की पहाड़ी, राजगीर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोमेश्वर की पहाड़ी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक है। हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इन सभी में से कौन मात्रक होगा। इसका ऑप्शन दिया है शक्ति का, ऊर्जा का, विभवांतर का और बल्ब का। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ए सही मात्रक ऊर्जा होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। इसका ऑप्शन दिया यहाँ पे चौथाई, दोगुनी, तिगुनी और आधी। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आधी। विष्णु पद मंदिर कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन दिया है राजगीर, वाराणसी और गया, नालंदा। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गया। विष्णु पद जो मंदिर है वो गया में स्थित है। ये भी प्रश्न आप लोगों के एग्जाम के लिए मोस्ट VVI प्रश्न है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे क्लास का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है, बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया है। इसका ऑप्शन दिया है 2009 में, 2008 में, 2002 में और 2004 में। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2002 में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जीरादेई बिहार के किस जिले के अधीन आता है? इसका ऑप्शन दिया है सिवान, मधुबनी, गया और पटना। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिवान।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सिवान जिले में हुआ था। आप लोगों को पता ही होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और ये प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। उत्तर बिहार के प्रमुख धंधों में सम्मिलित है। इसका ऑप्शन दिया है चीनी, जूट, कागज, दवा, चीनी, दवा, रबर, मोटर वाहन, चीनी, जूट, कागज, रसायन, रबड़ और इनमें से सभी। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीनी, जूट, कागज, दवा। उत्तर बिहार के प्रमुख धंधों में चीनी, जूट, कागज, दवा सम्मिलित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग बिहार से होकर गुजरता है? इसका ऑप्शन दिया है 77, 19 और 30, उपयुक्त सभी। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ये प्रश्न भी वीवीआई प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, पराबैंगनी किरणों से हमें कौन रक्षा करती है? इसका ऑप्शन दिया है यहाँ पे नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस और ओजोन गैस। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओजोन गैस। ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना एक यौगिक है जो कि पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और ये प्रश्न आप सभी के लिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, आप लोग इसे नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। पराबैंगनी किरण अगर डायरेक्ट पृथ्वी पर पहुंचने लगेगा तो मनुष्य के शरीर में कई तरह की बीमारियां होने लगेगी, जैसे कैंसर और त्वचा रोग। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है क्योंकि ये प्रश्न हल्का है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन है? इसका ऑप्शन दिया है प्लैंक, बोर, आइंस्टीन, एस बोस। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लैंक। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? इसका ऑप्शन दिया है यहाँ पे, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, काली सतह ऊष्मा की सुचालक होती है, काली सतह ऊष्मा की कुचालक होती है और उसे रोजाना साफ करना मुश्किल है। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। ये प्रश्न मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, गैस तापमापी द्रव तापमापियों के तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस, इसका ऑप्शन दिया है यहाँ पे, का प्रसार होती है, हल्की होती है, की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है और की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, का प्रसार होती है। गैस तापमापी द्रव तापमापियों के तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है क्योंकि गैस का प्रसार होती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? इसका ऑप्शन दिया है एक क्षारकी, द्विक्षारकी, त्रिक्षारकी और चतुक्षारकी। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्विक्षारकी। सल्फ्यूरिक अम्ल द्विक्षारकी है, द्विक्षारकी अम्ल है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न है, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी है? इसका ऑप्शन दिया है सोल्डर, मिश्र धातु इस्पात,
निक्रोम और जर्मन सिल्वर। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निक्रोम। और ये प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट VVI प्रश्न है। बिहार पुलिस के एग्जाम में 3 बार रिपीट किया गया प्रश्न है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे क्लास का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, नींबू के रस में pH का अनुमान कितना होता है? इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया है 7 के बराबर, पूर्वानुमान संभव नहीं है, 7 से कम और 7 से अधिक। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 से कम। नींबू के रस में pH का अनुमान 7 से कम होता है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा क्योंकि ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट VVI प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होता है? इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया है, बर्तन, विद्युत अपघट्य, कैथोड और एनोड। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैथोड। विशुद्ध धातु कैथोड पर एकत्रित होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त संघनन है? इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया है, जिंक क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड। ये भी प्रश्न मोस्ट VVI प्रश्न है क्योंकि बिहार SSC के एग्जाम में कई बार रिपीट किया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए उपयुक्त रसायन है। इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया है, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए उपयुक्त रसायन जो है वो सिल्वर नाइट्रेट है। आप सब जानते ही हैं कि सब्र का फल मीठा हो या ना हो, पर मेहनत का फल जो है वो मीठा जरूर होता है और इतना मीठा होता है कि किस्मत का पाना पलट देता है। और हमारे रेगुलर एकेडमी की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस मन लगाकर पढ़ाई में लगे रहिए। आप लोगों को सफलता हम दिलाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य अधातु है? इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया है, मरकरी, ब्रोमीन, जल और एल्कोहल। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रोमीन, जो कि द्रव्य अधातु है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट VVI प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, यदि मल जल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रेट का स्वरूप क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया है, नाइट्राइट, अमोनिया, नाइट्रामाइन और नाइट्रेट। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइट्रेट। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा क्या है? इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया है, 16 से 35
DEC के बीच 70 से 100 DEC के बीच, 40 से 45 DEC के बीच और 10 से 15 DEC के बीच। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 40 से 45 DEC के बीच। भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण की स्तर की जो सीमा है वो 40 से 45 DEC के बीच है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काजू की फसल पर, तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? हमें बताना है कि जो नीला ग्रह है वो किसे कहा जाता है। इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया है, मंगल को, शुक्र को, बृहस्पति को और पृथ्वी को। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पृथ्वी को। नीला ग्रह पृथ्वी को बोला जाता है। और इस प्रश्न को आप लोग कक्षा 6 में भी रिवीजन किए होंगे और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट VVI प्रश्न है। आप लोग इसे हल्का में मत लीजिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हमें बताना है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, त्वचा, हृदय, मस्तिष्क और यकृत। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग होता है वह त्वचा होता है। आगे बढ़ने से पहले आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे क्लास का अपडेट सबसे पहले आप तक सही समय पर पहुंच पाए। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, एडोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण हो गया था। इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में और केरल में। इसका यहाँ पे सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरल राज्य में। आप लोग अपने पढ़ाई में जी जान से लगे रहिए और अपने ऊपर पूरा विश्वास रखिए क्योंकि आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, सीमा पार प्रदूषण अम्ल वर्षा का कारण क्या है? यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। सीमा पार प्रदूषण अम्ल वर्षा का कारण नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है। ये प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट VVI प्रश्न है। आप लोग इसे नोटबुक में अवश्य नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रहा हमारा अगला प्रश्न जो कि आज के क्लास का लास्ट प्रश्न है। तो चलिए इसे देखते हैं कि क्या कह रहा है। यहाँ पे प्रश्न है, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले कौन देखी थी? यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया है, गैलीलियो ने, मार्टिन सिमत ने, मार्कोनी ने और न्यूटन ने। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैलीलियो ने। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले गैलीलियो ने देखी थी। तो आज के क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी प्रकार के DLED के मोस्ट VVI प्रश्नों के साथ। जय हिंद।